नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं छात्रों के आंदोलन के बाद में सरकार ने ये जो नई हाई पावर एजुकेशन टास्क फोर्स बनाई है, इसके बारे में कौन है वो लोग जो इनमें शामिल हैं और क्या बड़े बदलाव की संभावनाएं हैं। लेकिन उससे पहले एक कमेंट मैं आप सब लोगों से चाहूँगा और वो ये है कि जब चुनाव जो है वो घर के बगल वाले बूथ में हो सकता है, तो छात्रों को परीक्षाएं देने के लिए क्या दूसरे राज्य और दूसरे जिलों में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्या कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता है कि जो छात्र बहुत सारे पैसे खर्च करके ट्रेन में यात्राएँ करके, कभी-कभी स्टेशन में और धर्मशालाओं में रुक कर बड़ी फ़जीहत करा के परीक्षा देते हैं और फिर उसी फ़जीहत से वापस आते हैं। क्या ये सिस्टम नहीं बदलना चाहिए? इस पे मैं आपकी कमेंट और आपकी राय ज़रूर जानना चाहूँगा। ख़ैर, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में ये जो हाई टास्क फ़ोर्स बनाया गया एजुकेशन के ऊपर में, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? तो हमने देखा कि बहुत सारी परीक्षाएं खास करके जो नीट की परीक्षा है उसमें पेपर लीक हुआ, सिस्टम में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई और इन सारी चीज़ों के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ा। खैर थोड़ी देर हो गई आने में और हमारे शिक्षा मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा और इन सारी चीज़ों के बीच में अब ये बोला जा रहा है कि एक नई टास्क फोर्स जो है उसका गठन किया जा रहा है और उसमें जो है विशेषज्ञ हैं, जी हाँ, राजनीति जो है उससे करने वाले लोग जो हैं वो इनमें आपको नहीं दिखाई देंगे फिलहाल। तो इसके जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं, वो हैं नंदन नीलकैनी जी और नंदन नीलकैनी जी इन्फोसिस के सह संस्थापक भी रह चुके हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नाम इन्होंने कमाया जब ये भारत में जो आधार प्रणाली जो आप आज यूज़ करते हो, ये इसके मुख्य आर्किटेक्ट थे और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल गवर्नेंस में भी इनका बहुत बड़ा अनुभव है। और इसके साथ में कुछ और जो प्रमुख सदस्य आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूर्व इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी, वो हैं इसमें, फिर पूर्व शिक्षा सचिव, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर, पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर और बाकी भी कुछ लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए विशेषज्ञ भी शामिल हैं, ताकि जो मान लीजिए पेपर एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसमें भी विशेषज्ञों की राय बनी रहे। अब ये जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है इसमें जो कमियां हैं इनको दूर किया जाए और जो गहरी समस्याएं हैं उनसे बचा कैसे जाए। तो क्या-क्या चीजें हैं, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइज्ड माफिया और पेपर लीक जो है ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। प्रिंटिंग प्रेस कहीं वहीं से तो पेपर लीक नहीं हो रहा है। ट्रांसपोर्ट जो है, कोचिंग सेंटर्स जो हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि कोचिंग सेंटर के मालिकों की भी संलिप्तता इसमें होती है। जो माफिया हैं, ठीक है, वो तो ख़ैर इनमें संलिप्त होते ही हैं। खा और उसके साथ में हमने देखा था कि जब दोबारा नीट का एग्ज़ाम हुआ, तो टेलीग्राम को भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। तो इन चीज़ों से कैसा बचा जाए? अब बार-बार आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप को तो बंद नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो है इम्पर्सोनेशन की, माने फर्जी जो उम्मीदवार बैठ जाते हैं कि आपने फॉर्म भरा है लेकिन आप परीक्षा नहीं दे रहे हो, आपकी जगह कोई और जो आपसे ज़्यादा पढ़ा-लिखा इंसान है वो परीक्षा दे रहा है। इवैल्यूएशन एरर भी हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि कुछ अच्छे विद्यार्थी जिन्होंने बहुत अच्छा उनके हिसाब से लिखा लेकिन उनको कम नंबर मिले और जिनको कम नंबर मिलने चाहिए थे उनको ज़्यादा नंबर मिले, ये चीज़ें भी उजागर हुई हैं। और इसके कारण से क्या हो जाता है कि परीक्षाएँ रद्द हो जाती हैं और उसके बाद फिर जो भर्तियाँ होती हैं उनमें और देरी होती है। सरकारी पद भी खाली रह जाते हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ा चीज़ ये है कि जो बच्चों का विश्वास है, जो विद्यार्थियों का विश्वास है, जो एस्पिरेंट्स इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो डगमगा जाता है और इसके कारण हमने देखा कि नीट एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे बच्चों ने आत्महत्या भी की। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। तो इसमें क्या-क्या समाधान जो है वो प्रपोज़्ड है, क्या रिफॉर्म्स और सॉल्यूशंस पे काम करने की बातें हैं। तो जैसे सबसे पहली है कि प्रश्न पत्र जो है वो सुरक्षित होना चाहिए। तो बात चल रही है कि डिजिटल क्वेश्चन पेपर बनना चाहिए और एंड टू एंड वो एन्क्रिप्टेड रहे, जैसे कि आप देखते हो कि आपके व्हाट्सएप में लिखा रहता है या टेलीग्राम में लिखा रहता है कि ये एंड टू एंड जो है ये एन्क्रिप्टेड है, कोई और बीच में इसको नहीं पढ़ सकता है। साथ में टाइम लॉक्ड एक्सेस हो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो कि सिर्फ एक ही आदमी उसको खोल के ना देख पाए, 4-5 लोग रहेंगे तो जवाबदेहिता बढ़ेगी और लॉजिस्टिक्स जब होता है, जब पेपर एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाए। अब जो मान लीजिए फर्जी उम्मीदवार होते हैं, उनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है कि फेशियल रिकॉग्निशन चालू करी जाए, फिंगरप्रिंट जो आईडी है उसको चालू करे जाए, आइरिस जो आपकी आँखों को पहचान के, आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में होता है कि आपकी आँखों को पहचान के
मोबाइल फ़ोन लॉक होता है या खुलता है तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में परीक्षा जो हॉल होता है वहाँ पे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वाले स्मार्ट सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा सकता है और इन सारी चीज़ों के साथ में जो परीक्षा अभी तक पेन और पेपर के माध्यम से होती है उसको कोशिश करनी चाहिए कि कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जो तरीका है उसमें किया जाए। ख़ैर ये भी फुल प्रूफ नहीं है, हमने देखा है कि इसमें भी बहुत सारी धांधलियाँ और बहुत सारे जुगाड़ जो है वो आपके एजुकेशन माफिया वो इस्तेमाल कर ही लेते हैं, लेकिन तकनीक सिर्फ काफ़ी नहीं है। इसके साथ ही जो सख्त और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, समय-समय पे इसका ऑडिट होना चाहिए और जो सबसे बड़ी बात कही गई थी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता, किसी न किसी को अकाउंटेबल बनना पड़ेगा, तभी चीज़ों को और सही तरीके से किया जा सकता है। अब आपने देखा कि जैसे नीट यूजी पेपर लीक केस हुआ, उसमें जल्दी ही दिल्ली में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी शुरू होने वाला है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि जो ये माफिया होते हैं, एजुकेशन माफिया, इनको लगता है कि 10 साल, 15 साल चलेगा, तब तक तो हम और 4-5 परीक्षाओं में जो है कमा लेंगे और उसके बाद आराम से फिर इसमें देखेंगे, कौन-सा हमें जीवन भर के लिए जेल में डाल देंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब इनमें कुछ चुनौतियाँ भी आएँगी, बहुत अगर ये इतना आसान था तो अभी तक लागू हो ही गया होता। तो सबसे पहले डिजिटल डिवाइड। अब अगर आप बात करोगे कि सीबीटी जो है, उस माध्यम से पूरे देश भर में परीक्षा हो, तो आपको पता होगा कि आप ही के घर में हो सकता है अभी डिजिटल कनेक्शन जो इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा ना आ रहा हो। तो पूरे भारत भर में 24/7 24/7 बिजली हो, हाई स्पीड इंटरनेट हो, सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दें, ये एक बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। अब इसके साथ में ये अगर आप करोगे, एआई सिस्टम ले आओगे, बायोमेट्रिक मशीनें ले आओगे, इतनी सारी जगहों पर दोगे, तो बहुत भारी लागत आएगी, बहुत भारी खर्च होगा और इसके साथ में जो निजता की चिंता है, वो भी आ जाएगी। जैसा मैंने आपको कहा कि फिंगरप्रिंट आईडी यूज़ करें, आइरिस का यूज़ करें, तो कहीं न कहीं ये मुद्दा फिर ये आ जाएगा कि आप जो हैं लोगों की निजता जो है उसका हनन कर रहे हैं और जो फेडरल स्ट्रक्चर एक बना है वो भी समझिए बहुत अच्छे से कि हो सकता है केंद्र सरकार तो बहुत आसानी से ये सारी चीजें कर दे, लेकिन राज्य सरकार के पास में हो सकता है कि वो बजट ही ना हो इन सारी चीजों के लिए। तो वहां पे एक बहुत बड़ा ये जो मुद्दा आता है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगे। तो अंततः ये कुछ चीजें हैं जो सुझाव में आएंगी और भी बहुत सारे बदलाव हो सकता है कि आए, लेकिन मैं फिर से वो प्रश्न आपसे दोहराऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि जब एक परीक्षार्थी, एक एस्पिरेंट, एक स्टूडेंट ट्रेन के जनरल डिब्बे में कभी-कभी तो मान लीजिए वो स्लीपर या दूसरे क्लास में चढ़ने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे तो ख़ैर उसे बहुत ही बुरी तरीके से उसके साथ आप कह सकते हैं कि अन्याय होता है, लेकिन वो अन्याय एक तरीके से ये भी होता है कि मान लीजिए जो क्लास के रिज़र्वेशन किए हुए यात्री हैं, वो अपनी तरफ से वो भी ये कहते हैं कि नहीं, हमारा जब रिज़र्वेशन है तो यहाँ पे ये क्यों आ रहे हैं? तो उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। जनरल में तो उसे गाय-भैंस की तरह बच्चे भर के जाते हैं, उसी स्थिति में जाके वो स्टेशन में रुकते हैं रात भर, सुबह-सुबह फिर जहाँ पे उनका सेंटर होता है वहाँ पे वो जाते हैं। ना खाने का कोई ठिकाना, ना रहने का कोई ठिकाना, उसी तरीके से थक-हार कर फिर से वो वापस आते हैं और फिर भेड़-बकरियों की तरह ट्रेनों में भरते हैं और फिर वापस आते हैं अपने यहाँ। तो इस परिस्थिति में, इस मनःस्थिति में क्या कोई परीक्षार्थी अपना 100% दे पाता होगा एग्ज़ाम सेंटर? ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों इसे मुद्दा नहीं बनाया गया आंदोलन के समय और क्यों इस पे बात नहीं की जा रही है। बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी है। आपका क्या सोचना है इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको मन हो तो। धन्यवाद।